आरएस की तैयारी बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कैसे करें, इस तरह से मेनली मैं आरएस पर फोकस यहाँ पर करने वाला हूँ। तो पहले तो मैं इस पर बात करूंगा कि बिल्कुल जब बेसिक से शुरुआत करते तो यहीं से कि आरएस की तैयारी करनी क्यों चाहिए। फिर एक बेसिक की बात फिर आ जाती है कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। इस पर मैं एक तो बात करूंगा एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। एक कॉमन सवाल रहता है कि आरएस की तैयारी के लिए कितना टाइम चाहिए। अब जो मेन ये बेसिक सवाल थे बिल्कुल, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको प्री एग्जाम आप पास कर सकते हैं, किस तरह से मेंस एग्जाम पास कर सकते हैं और किस तरह से आप इंटरव्यू निकाल सकते हैं। जो स्पेशली आरएस की तैयारी मैं आपको बताएं कि जो एसआई की तैयारी भी कर रहा है, आपको थोड़ा टाइम बाद आपका अल्टीमेट गोल यही रहने वाला है। इस पर फोकस करना कि प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू इसकी स्ट्रेटेजी किस तरह से इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि आरएस प्री एग्जाम जो है वो आरएस प्री एग्जाम आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करके प्री एग्जाम निकाला जा सकता है। तो ये मानकर चलना, जब आपका प्री एग्जाम भी निकल जाएगा ना तो आपकी इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी, मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना, सिर्फ प्री एग्जाम भी निकलने से। हालांकि उसे होने वाला कुछ नहीं है, मार्केट में इज्जत बढ़ जाएगी पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक अल्टीमेटली सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, उस प्री का कोई वैल्यू नहीं है। वो को लगने लग जाए आप तो अफसर बनने वाला, अब तो अफसर बनने वाला, तब तक बनेंगे नहीं, तब तो बनने वाला ही है ना, तब तक तो बने तो नहीं है। पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ आरएस प्री बहुत आसानी से क्लियर किए जा सकते हैं। और जो आरएस प्री तो इस लेवल की तैयारी कर लेता है आरएस प्री, बाकी एग्जाम तो फिर उनके लिए आसानी से निकाला जा सकता है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आरएस का मेंस एग्जाम। उसके लिए हमें देखना है कि उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पर मैं बात करूंगा आपका टारगेट क्या रखकर आपको चलना है, किस तरह से आपका टारगेट होना चाहिए और टॉप पोस्ट हमें कैसे मिल सकती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आरएस प्री एग्जाम का एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पहले से थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। लगभग मैं पिछले बार का बताता हूँ, 6.80 लाख, 6.5 लाख मान लेते हैं, 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। ठीक है, 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। उसके बाद प्री एग्जाम उन्होंने दिया, कुछ लोग 4-4.5 लाख लोगों के आसपास लोग एग्जाम दिया होगा। हर बार इतना एंटी रहते हैं लोग, तो 2 लाख 1-1.5 लाख तो हमेशा ऐसा होता है जो फॉर्म भरते हैं, एग्जाम कभी नहीं देते। का मूड था कि घूमना चलना है तो एग्जाम दिए आते हैं, फिर लगता है कि आज मूड नहीं है तो फिर वो एग्जाम देने नहीं जाते हैं। 1-1.5 लाख की संख्या तो ऐसी रहती है। बाकी 4 लाख लोग चलो घूम के आ ही जाते हैं, फॉर्म भरा तो ठीक है, तो अलग अलग सेंटर पर आता है, एग्जाम देने लोग जाते हैं। 6.5 लाख लोग एग्जाम देते हैं, प्री परीक्षा में बैठते हैं वो। ठीक है, और प्री परीक्षा के बाद मेंस आता है, उसमें से लगभग कितने लोग पहुंचते हैं? प्री एग्जाम देने के बाद मेंस एग्जाम में कितने लोग पहुंचते हैं? 15 से 20 हजार। वैसे आरपीएससी का ये रहता है कि वो 15 गुना पास करती है। कितना पास करती है? 15 गुना पास करती है। तो 1000 पोस्ट है तो कितने लोगों को पास करेंगे? 15,000। पर लगभग हर बार वो थोड़ा जैसे करके 20,000 तक पास कर देते हैं। हम 15 से 20,000 मान लेते हैं। प्री एग्जाम से मेंस एग्जाम में जब लोग पहुंचने वाले हैं, 6.5 लाख से कितने रह जाएंगे? 15 से 20 हजार लोग ले जाएंगे। वास्तव में जो ये 15 से 20 हजार लोग हैं, तैयारी जो करते हैं इसे 2 गुना 3 गुना बस इतनी ही तैयारी करते हैं। बाकी ज्यादातर लोग तैयारी करते ही नहीं। हमें यह देखकर लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा, 6.5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। 6.5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं। तैयारी करने, एग्जाम देने में और तैयारी करने में फर्क होता है। बस उन्होंने फॉर्म भरा है। फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ अपना सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी इतने लोग नहीं करते। अगर आप थोड़े बहुत भी अच्छे से लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से 15-20 हजार। आपको लगता होगा कि प्री एग्जाम 15 से 20 हजार भी ये लोग आसान नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद आते हैं। तो कितनी मेहनत करते हैं मैं इस पर बात बताता हूँ। प्री एग्जाम के लिए कितनी मेहनत चाहिए मैं इस पर बात करता हूँ। ये मैंने 2021 की कट ऑफ लिखी है और मेल पोस्ट, फिर इसके बाद फीमेल पर बात करते हैं। कितने नंबर का एग्जाम होता है प्री एग्जाम? 150 क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स 200 नंबर का होता है। ठीक है, ये जो नंबर दिए हुए सारे 200 नंबर में से अगर कोई जनरल कैटेगरी से मेल था, जनरल मेल कैटेगरी से पुरुष जो हैं, की कट ऑफ कितनी गई? 200 में से सिर्फ नंबर, ये नंबर की बात है, 200 में से नंबर कितने लाने हैं? जिनके अभी प्री सिर्फ क्वालिफाई होता है। प्री एग्जाम के नंबर आपके मेंस में नहीं जुड़ते हैं, फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, सिर्फ क्वालिफाई करना है। असली खेल सारा मेंस का है। मैंने आपको बताया कि सिर्फ 15,000 लोग या 20,000 लोग ऐसे होते हैं जो मेंस तक पहुंच पाते हैं। यानी सिर्फ 15,000 लोग या 20,000 लोग ऐसे हैं जो 200 में से कितने नंबर ला पाए? 84 या उससे ज्यादा नंबर ला पाए। तब लोग 84 नंबर भी नहीं ला पाते। 84 नंबर का मतलब अगर मैं परसेंटेज निकालू तो कितना हो गया? ये 43-43% मान लीजिए, 42%।
अगर ये सोचता है कि 80% या 90% नंबर लाने हैं तो फिर सोचना पड़ता है कि 80% नंबर 90% नंबर कैसे लाएंगे, बहुत मुश्किल। आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ कितने नंबर लाने होते हैं? 84 मार्क्स जनरल मेल कैंडिडेट के लिए। अगर टीएसपी में दिया रही थी, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी लगभग सबकी यहाँ पर बराबर रही थी प्री के लिए, ठीक है। एससी कैटेगरी 72 मार्क्स, ये और भी कम रही थी, ठीक है। और एसटी कैटेगरी में एसटी की थोड़ी सी आजकल ज्यादा जाती है, 2-3 नंबर हमेशा ज्यादा रहती है, यहाँ पर 76 मार्क्स एसटी कैटेगरी में थी। अगर फीमेल कैटेगरी में आप हैं तो फीमेल की मैं बात करता हूँ, फीमेल की यहाँ पर आप 79, मैं इसको टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो मतलब, और यही एवरेज रह रहा है आप पिछले 2021, 2018 और उसके पहले का लेकर चलिए, एवरेज 80 से 90 नंबर, 86, 88, 86, 88 इतनी ही कट ऑफ रह रही है। तो एवरेज जो आपके कट ऑफ है, आप मानकर चलिए कि अगर आप कोई 90 नंबर भी ले आते हैं, 90 प्लस मार्क्स भी ले आते हैं, 200 आउट ऑफ 200, तो ये किया जा सकता है, प्री एग्जाम निकाला जा सकता है। मैंने कहा प्री एग्जाम आसान है, केवल अगर 90 नंबर भी ला सकते हैं तो क्लियर किया जा सकता है। अब आपका सवाल होगा सर 90 नंबर लाना भी तो मुश्किल होता है, तभी तो लोगों के नहीं आ रहे हैं। 90 नंबर लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। 6.5 लाख में से 6,50,000 में मैं अगर बात कर रहा हूं, में से अगर 15,000 लोग यहाँ पर पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं? कितने लोग फेल हो रहे हैं? 6,35,000। कुछ लोग तो सिर्फ एग्जाम देने में ही फेल हो गए, वो एग्जाम सेंटर तक ही नहीं पहुंच पाए क्योंकि मूड नहीं था। तो एग्जाम सेंटर में पहुंचने में फेल हो गए, परीक्षा पास करने में फेल नहीं हुए, पहुंचने में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि मूड नहीं था। बाकी लोग परीक्षा दिए लेकिन परीक्षा में पास नहीं हुए थे, इसलिए फेल हो गए। ये हुआ। कितने लोग फेल हो गए? 6,35,000 लोग उसमें से फेल हो गए, सिर्फ 15,000 पास हुए। तो ये देखने से, अगर हम आंकड़े देखें तो आंकड़े देखने से लगता है कि बहुत मुश्किल एग्जाम है। ये मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम आंकड़ों को देखते हैं कि 6,35,000 लोग तो फेल हो गए, सिर्फ 15,000 पास हो पाए, इसलिए हमें लगता है कि बहुत कठिन एग्जाम है। जब आंकड़े देख रहे थे ये मुश्किल है, बाकी वास्तव में मुश्किल नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर बस मेल और फीमेल का समझ में आ गया आपको। मेल 84 नंबर था यहाँ पर और यहाँ 70, बाकी तो सब इससे कम ही होंगे। ये तो मैं सबसे हाईएस्ट वाला बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको लगता होगा कि हाँ सर 90 नंबर भी लाना बहुत मुश्किल है, आरएस जैसा एग्जाम में 90 मार्क्स भी बहुत मुश्किल होता होगा। नहीं है मुश्किल। 90 मार्क्स प्री एग्जाम में लाना मुश्किल नहीं है, अगर आप सही तरीके से तैयारी करें, सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें और तैयारी करें तो। जरूरी है तैयारी करना, ये तो तैयारी की ही नहीं इसलिए नहीं हुआ। सही तरीके से तैयारी तो बाद में आता है कि सही तरीके से तैयारी करना, उससे इंपॉर्टेंट है कि तैयारी करना, कि आप तैयारी करें तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मैं आपके सामने पूरा यहाँ पर एक एक चीजें बताता हूँ। देखो मैं 2018 और 2021 का एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको 90 मार्क्स लेकर आने हैं आउट ऑफ 200। परसेंटेज कितना हो गया? 45%। अगर मैं सवाल की बात करूं तो 150 में से कितने सवाल? आप 70 सवाल कर लीजिए। अगर आप 70 सवाल भी कर लेते हैं तो आराम से आपके नंबर आ जाएंगे। 150 में 60 भी होते तो कितने हो जाते हैं? 40% हो जाते हैं। 80 नंबर उसके हो जाते हैं। 80 नंपर पे 84 और 84 पे तो यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है। मैंने 70 का टारगेट दिया। अगर कोई 70 सवाल भी लेकर चले, अगर मैं क्वेश्चन को लेकर चलूँ तो 70 क्वेश्चन भी अगर कर लिया जाए, यहाँ पर प्री एग्जाम पास हो जाता है। देखो प्रॉब्लम ये रहती है कि हम सही तरीके से तैयारी नहीं करते हैं, सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी नहीं करते हैं, इसलिए कई बार प्री एग्जाम भी पास नहीं हो। अगर अपनी सही स्ट्रेटेजी हो, सही तरीके से तैयारी करें तो प्री एग्जाम ज्यादा मुश्किल नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बातें? या ये भी अभी तो मैं पढ़ा तो रहा हूं, नहीं है तो बस बता रहा हूं, है ना। जिसके ये भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बस यही चीजें करनी होती है। समझ में आ रही सारी चीजें? यहां तक क्लियर है? अब यहां पर 70 क्वेश्चन में से देखो कहां से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। 70 क्वेश्चन में से सिर्फ राजस्थान जी के। अब होता क्या है कि हम इसको एनालिसिस नहीं करते और हवा में तैयारी करते हैं। अगर आपका एनालिसिस परफेक्ट है, एनालिसिस सही तरीके से कर रहे हैं हर एग्जाम का, तो मान के चलिए कि आप एग्जाम को बहुत आसान कर देंगे। कई लोग तो सिलेबस बिना पढ़े बस किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, सिलेबस भी नहीं देखा है ना। कई को पूछते ये सिलेबस में है या नहीं, कि सिलेबस तो देखा नहीं। तैयारी कर रहे हैं, हाँ बाजार से लेकर आगे, गाइड लेकर आगे, उसे पढ़ रहे, लेकिन सिलेबस देखा नहीं। आप इररिलेवेंट चीजें पढ़ रहे होते हो। पढ़ना काफी नहीं है। क्या पढ़ना है? जो जरूरी चीजें हैं उसको पढ़ना जरूरी। अगर आप आरएस की बात करें, हमें कितने सवाल पे सिलेक्शन हो जाएगा? 70 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो सकता है। उस 70 में से सिर्फ 52 प्रश्न जो है, 52 प्रश्न, और एवरेज 2021 में 54 प्रश्न, और राजस्थान में अगर हम 2018 की बात करें तो 52। एवरेज 50 से ज्यादा सवाल तो सिर्फ कहां से आ रहे हैं? 150 में से 1/3 यानी 50 प्लस क्वेश्चन तो सिर्फ राजस्थान जीके से आ रहे हैं।
अगर आप राजस्थान जीके को अच्छा कर ले, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो मैं मान के चलता हूं कि सिर्फ इन 52 सवालों में से आप 35 सवाल यहां से सही कर सकते हैं। 35 सवाल आसानी से यहां पर सही किए जा सकते हैं अगर आप राजस्थान जीके अच्छे कर लेते। 30 सवाल तो कोई भी कर सकता है अगर राजस्थान जीके पर फोकस। हम करते क्या है, हमें लगता है कि राजस्थान जीके तो आती है, राजस्थान जीके तो बहुत पढ़ रखे हैं, हम राजस्थान जीके पर ध्यान देते ही नहीं है। हम क्या पढ़ते हैं, जो कठिन सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स को पकड़ेंगे, ज्योग्राफी को पकड़ेंगे, इन सबको। मेन चीज है आपको कौन से सब्जेक्ट को पकड़ना है, आपको उस सब्जेक्ट को लेना है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा हो। वेटेज किसका है, राजस्थान जीके का। हम दूसरे सब्जेक्ट में हमें लगता है कि मैथ्स तो आती नहीं है, इकोनॉमिक्स तो आती नहीं है, पॉलिटी तो आती नहीं है, हम उससे डरते हैं, जबकि उनके तो सवाल ही नहीं आ रहे। सवाल किसके आ रहे हैं यहाँ पे, राजस्थान जीके। जिसकी राजस्थान जीके बहुत अच्छी है वो तो 40, 42, 45 सवाल तक भी कर सकता है। हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि यहाँ पर अगर आप 35 सवाल भी यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद आगे के सवाल पर बात करते हैं। ज्यादातर आप ये देखने को मिल रहा है जो मैथ्स वाले कैंडिडेट होते हैं, मैथ्स के कैंडिडेट जिनकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग से 2018 में 20 सवाल आए थे और 2021 में भी कितने सवाल आए थे, कितने सवाल आए थे, है ना। यहां पर आप देखो 20 सवाल अगर इनको जोड़ ले, ये जिसकी मैथ्स अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, वो हर बार बाजी मार लेता है। वो 20 में से लगभग 17-18 सही करके आ जाता है। इसके बाद आप देखो करंट अफेयर से लगभग हर बार कितने सवाल आ रहे हैं। अगर मैं इन तीनों को भी जोड़ू यहां पर, तो तीनों से कितने हो रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखो, जिसकी यहाँ पर मैथ्स अच्छी है वो ये लेके चलता है, वो राजस्थान जीके में उनके लिए, जिसकी मेरे साथ जो पहली बार ऐसा ही हुआ, पहली बार मैं आरएस की तैयारी बहुत ज़्यादा करके नहीं गया, मेरी राजस्थान जीके ठीक ठाक थी कि जस्ट पहले मैंने पटवारी का एग्जाम दिया था, मैंने टॉप रैंक से पास किया, फर्स्ट रैंक थी मेरी, पर आरएस की तैयारी के लिए कुछ भी नहीं करके गया मैं। मैथ्स बहुत अच्छी थी, पटवारी में मेरे मैथ्स में से 49 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, 50 में से 49 सवाल मैंने सही किया था, वही वजह थी कि मेरी फर्स्ट रैंक आई। मैथ्स बहुत अच्छी थी, तो मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छे से कर लेता था, है ना। तो मैथ्स रीजनिंग ऐसी थी कि 20 में से 17-18 सवाल कर लिए। अभी मैंने आपको मैथ्स में से 20 सवाल बताया। अगर आप रीजनिंग, हो सकता है किसी के लिए मैथ्स कठिन हो, लेकिन रीजनिंग तो आसान होती है। रीजनिंग को भी अगर आप अच्छे से कर ले, और मैथ्स में अगर थोड़ा सा बेसिक भी अगर आपको आता है, 15 सवाल ऐसे हैं, क्योंकि इसमें बहुत टफ लेवल का नहीं आता। आप देखोगे सिलेबस में नोट डाल के रहता है कि मैथ्स जो आएगी वो 10th लेवल की आएगी, सेकेंडरी स्तर की होगी, बाकी सारे आपके ग्रेजुएशन लेवल के या सीनियर सेकेंडरी स्तर के सब्जेक्ट आते हैं। पीछे कितने सवाल बचते हैं आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए, कितने सवाल बचते हैं। अगर आप अभी इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ कितने सब्जेक्ट हो गए राजस्थान में। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, आर्थिक समीक्षा, और ये सारे इतने सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद भारत के इतने सारे सब्जेक्ट है, भारतीय इतिहास, विश्व और भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मैथ्स और रीजनिंग और करंट अफेयर्स। अभी मैंने एक राजस्थान जीके को मैंने एक सब्जेक्ट माना, राजस्थान जीके पे फोकस किया है, और इसके बाद मैंने मैथ्स रीजनिंग पर फोकस किया और करंट अफेयर्स पर फोकस किया। आप इन 3 सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड बना लें, तो बताओ आरएस प्री फिर उसके बाद मुश्किल रहेगा क्या। प्रॉब्लम यह है कि हमने सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी नहीं की, हमने एनालिसिस सही से नहीं किया। आप स्कोर से देखो, जिनका ज्यादातर सिलेक्शन होता है, तो मैथ्स वाले कैंडिडेट होते हैं, वो बाजी मार जाते हैं, क्योंकि वो 20 सवाल सीधे सीधे वहां से निकाल लेते हैं। और जिनकी मैथ्स कमजोर होती है, वो हमेशा इस बात का रोना रहता है मैथ्स कमजोर है, मैथ्स कमजोर है। लेकिन अगर आप देखो, थोड़ी सी तैयारी करो, तो जो नॉन मैथमेटिक्स हैं वो भी मैथ्स को अच्छा करके सिलेक्शन ले सकते हैं। कई लोग सिर्फ 1 या 2 नंबर 3 नंबर से रह जाते हैं, और रीजन ये रहता है कि मैथ्स बिल्कुल नहीं आती थी, सारे छोड़ के आ गए। 10 सवाल में से 5 से 6 सवाल मैथ्स के ऐसे आते हैं जो बहुत ईजी लेवल के आते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद 5 से 6 सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। रीजनिंग के 7 से 8 सवाल आसानी से कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस से। ये सवाल मुश्किल नहीं है, मैंने 20 में से जो 15 लिखा है, बाकी जो बचे हैं, अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लेते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ लगभग एवरेज हर बार 20 से 25 सवाल आ रहे हैं, है ना। यहाँ से आराम से 15 से 20 सवाल किए जाते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट बचे हैं, उनमें से 5, 7, 8 सवाल तो कर सकते हैं। तो मेनली जहां पर अगर आपको प्री एग्जाम पास करना है ना, तो आप मेनली यहाँ पर देखो 35 + 15, यहाँ पर कितने हो गए 50। हमें सिर्फ 20 सवाल यहाँ पर और करने हैं, वो करंट अफेयर्स और बाकी सारी चीजों को मिलाकर 70। आप 20 में से जितने ज्यादा लाएंगे वो आपके लिए प्लस रहेगा। यहाँ पर देखो साइंस से हर बार सवाल ज्यादा आते हैं, साइंस से भी हर बार सवाल 19 से 20 रहते हैं, पर साइंस थोड़ा सा टफ आता है।
मैथ्स रीजनिंग इतना टफ नहीं आता, करंट अफेयर्स भी इतना टफ नहीं रहता, साइंस हमेशा थोड़ा सा टफ रहता। मैं साइंस बैकग्राउंड से था हमेशा, फिर भी मुझे साइंस के सवाल कठिन लगे, इसका मतलब कठिन तो आता है, आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। तो हम साइंस में मुश्किल से 3, 4, 5, 7 सवाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है उस साल का पेपर कैसा आया। बाकी इन सबसे बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। भारत का इतिहास है 10-9। अब देखो कई बार क्या, तो कई लोग कहते हैं सर इकोनॉमिक्स और बहुत मुश्किल लगती है, पर आप इकोनॉमिक्स से देखिए, इकोनॉमिक्स से सवाल कितने आ रहे हैं। अगर आपका एनालिसिस सही है तो आप देखोगे कि किस पे ज्यादा फोकस करना है और किस पे कम फोकस करना है ना। जिसका मतलब अब मानकर चलिए कि जिसने इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं गया तो उसको कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एनालिसिस कितना मजबूत है, ये हर एग्जाम पर लागू होगा। हर एग्जाम पर आपको इसको फॉलो करना है कि सब्जेक्ट का भी पता चल गया तो उसमें भी किस टॉपिक पर ज्यादा सवाल आ रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। ये भी एनालिसिस से पता चलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का आप एनालिसिस करेंगे, आपको पता चलता है कि बोर्ड जो भी एग्जाम ले रहा है, आरपीएससी जो भी एग्जाम ले रही है, वो बार बार कहां से टॉपिक पर फोकस कर। कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत इरिलेवेंट होता है, ज्यादा सवाल आते ही नहीं है। ये आप एनालिसिस करते हुए आपको सारी चीजें पता लग जाती है कि कहां से पढ़ना है और कहां से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि यहां से प्री एग्जाम अगर क्लियर करना हो, जैसे मैंने कहा कि मैंने हर बार प्री एग्जाम क्लियर किया, मेरा सीधा सा था कि मैथ्स रीजनिंग में अच्छे सवाल करके आने, राजस्थान जीके में अच्छे से कर लेनी है ना, और करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेना, 3 पर ज्यादा फोकस करना और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करना। तो इतना करने के बाद पॉलिटी हमेशा मेरे से ठीक थी, पॉलिटी में हो जाते थे, ज्योग्राफी वगैरह थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ तो सारा आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब है प्री एग्जाम मुश्किल नहीं है। जो आपको लगता है कि सिर्फ 15,000 लोग पास कर पाते हैं, वो बस इतना ही करते हैं। प्री एग्जाम कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? मेंस में प्रॉब्लम होती है, प्री में प्रॉब्लम होती है हमारी स्ट्रेटेजी की, स्ट्रेटेजी हमारी ठीक नहीं होती, इसलिए प्री भी आप देखो यहाँ पर इतने ही लोग पास कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सर सारे लोग ऐसा कर लेंगे तो 15 की जगह 35 तो कैसे आएंगे, तो 15 ही का मतलब है अल्टीमेटली आने लोग 15 ही है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि हर बार जो आपकी कट ऑफ रह रही है, हर बार जो ये रह रहा है वो 15,000 में 80 से 90, मतलब इतने नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। कभी कट ऑफ प्री की मैंने नहीं देखा कि 120 चली गई, 140 चली गई। कैंडिडेट नंबर लेकर आते हैं, कैंडिडेट 120 नंबर भी लाते हैं, 130 भी नंबर लाते हैं, पर सिलेक्शन फिर भी कितने पर हो रहा है? 80 से 84 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। 2013 की वैकेंसी में तो जो 2015 में एग्जाम हुआ उसका फिर सिर्फ कट ऑफ गई थी 60 नंबर। कितनी गई थी? 60 नंबर पर हो गया था। पेपर थोड़ा टफ था इसलिए 60 नंबर ही कट ऑफ रहेगी। पेपर टफ आया तो कट ऑफ नीचे आ गई, मतलब 60 पे भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है, 60 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी सही नहीं। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो प्री एग्जाम कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है।